नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है आप किसानों तक खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाएं ताकि आप उनका उचित इस्तेमाल कर सकें और आपकी आय में वृद्धि हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, उसके बाद दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। तो आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान सेगमेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कृषि जगत से संबंधित नई नई जानकारियां तो देते ही हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 3 सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ, उच्च कृषि शैक्षणिक संस्थानों, प्रत्यायन पोर्टल एवं कृषि विश्वविद्यालय छात्र एलुमनाई नेटवर्क जैसे 3 सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम 3 नई सुविधाओं का लोकार्पण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। कृषि में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लोकार्पण का अवसर है। हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित कृषि संस्थानों की मान्यता अब ऑनलाइन हो सकेगी और इसमें जितनी अपेक्षित पारदर्शिता की आवश्यकता है पारदर्शिता भी आ सकेगी। और विशेष रूप से कृषि छात्रों का जो एलुमनाई नेटवर्क बनने जा रहा है, यह मैं समझता हूँ कि ICAR के इतिहास में एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी संस्था और किसी भी परिवार उसमें वैचारिक एकात्मता जरूरी है और पारिवारिक भावना जरूरी है। जब किसी भी परिवार में परिवार का भाव मजबूत रहता है, वह परिवार उत्तरोत्तर प्रगति करता है। और इसी प्रकार से किसी भी संस्था जो एक परिवार के रूप में समृद्ध रहती है, अगर उसमें भी परिवार का भाव रहता है तो निश्चित रूप से उस संस्था की भी निरंतर प्रगति होती रहती है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सारा देश इस बात को अनुभव करता है कि देश के बाकी जितने विषय हैं उन सब विषयों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानी के क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। फिर वो चाहे कृषि क्षेत्र में उत्पादन का मामला हो, उत्पादकता का मामला हो, पारदर्शिता का मामला हो, किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके उसके लिए योजना का विषय हो, जैविक खेती को बढ़ाने का मामला हो, सॉइल हेल्थ कार्ड अभियान का विषय हो, KCC से समृद्ध किसानों को आगे बढ़ाने का विषय हो, फसल बीमा का विषय हो, PM किसान का विषय हो और कृषि शिक्षा का विषय हो। हर दृष्टि से कृषि का क्षेत्र प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर निश्चित रूप से रहता ही है। और कृषि के क्षेत्र में
किसान का परिश्रम यह एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनमें जो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया अनुसंधान, इसका भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक बड़े पैमाने पर अनुसंधान किए हैं और उसके लिए पिछले दिनों उन्होंने एक डाटा सेंटर भी यहाँ पर विकसित किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि समझदारी इसी में है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सुरक्षात्मक उपाय हमें करने चाहिए, उस दृष्टि से हमेशा विचार होता रहना चाहिए। और इसलिए उन उपायों को दृष्टिगत रखते हुए आज हैदराबाद में भी ये एक वैकल्पिक केंद्र आरंभ हो और जिससे आने वाले भविष्य में भगवान न करे कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन आएगी तो हम सुरक्षित रह सकेंगे, इस दृष्टि से जो विचार किया है और उसे मूर्त रूप आज दिया जा रहा है। दूसरा, हम सब इस बात को हमेशा से बल देते रहे हैं कि हमारे कामकाज में पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए और पारदर्शिता आनी भी चाहिए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बल हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर रहा है और इसके लिए चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो देश के अन्य क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में उन्होंने यह कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे सकें, सुशासन दे सकें और लोगों को सरल मार्ग से सुविधा प्राप्त हो सके, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन, गलतफहमी इनके लिए स्थान न रहे। हम सब जानते हैं कि ICAR एक बड़ा संस्थान है, देश भर में अनेक संस्थान ICAR की मान्यता मिल जाए इसके लिए लालायित रहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं और ICAR उनको मान्यता देने का काम करता भी रहा है। लेकिन अब सारी का सारा यह काम ऑनलाइन हो, किसी को कोई भी कहने की गुंजाइश ना हो, हम किसी को मान्यता दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है और जिसको मान्यता नहीं दे पा रहे हैं वो क्यों अपने मिशन में असफल हो रहा है, इसके लिए उसको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। अब वो पोर्टल पर ही सारी जानकारी उसे मिल सकेगी और एक ट्रांसपेरेंसी की दिशा में यह ICAR का बड़ा कदम है। एलुमनाई नेटवर्क की सुविधा आप सबने विकसित की है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है क्योंकि देश भर में और दुनिया भर में हमारे हजारों छात्र जो आज कृषि के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित अपने परिश्रम से किए हैं, उन सब का मार्गदर्शन भी हमारे नए विद्यार्थियों को मिल सके, हमारे देश को मिल सके और इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से एलुमनाई नेटवर्क की ये सुविधा बहुत ही उपयोगी होगी। कोई भी हमारे किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र किसी भी वैज्ञानिक से संबंध स्थापित कर सकता है। हमारे वाइस चांसलर और प्राध्यापक गण इस पूरे नेटवर्क का फ़ायदा उठा के कभी भी ये निर्णय कर सकते हैं कि फला व्यक्ति है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, आज वो इजराइल में कार्यरत है, बहुत अच्छा स्थान उसने प्राप्त किया है, तो आज हम उससे संपर्क करके अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को किसी निश्चित विषय पर उसका व्याख्यान कराएं तो हमारे छात्रों को उसका फ़ायदा होगा और हमारे छात्र भी
जब आने वाले कल में अपने भविष्य को निखारने के लिए चाहेंगे तो वो भी देख सकें हमारे परिवार में कितने समृद्ध लोग हैं और उनसे संबंध और उनका उपयोग कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से भी ये प्लेटफॉर्म बहुत सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो कृषि अवसंरचना का मामला हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे हर्बल खेती का हो, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, इन सब के लिए जो पैकेज दिया गया, मैं समझता हूँ यह पैकेज कृषि के क्षेत्र में गांव तक और खेत तक निजी निवेश को बढ़ावा देगा। और यह निजी निवेश जब गांव तक पहुंचेगा तो इसमें किसी बड़े आदमी का या एफसीआई का उत्पादन नहीं रखा जाएगा। यह गांव में किसान अपना उत्पादन मन चाहे समय तक रोक सके और मन चाहे कीमत पर बेचने के लिए उचित समय का इंतजार कर सके, ऐसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा निजी निवेश के कारण, तो किसान को उसका लाभ मिलेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी, कृषि का क्षेत्र मुनाफे में आएगा और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहे कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब समय हो गया है कृषि स्टार्टअप का। कृषि स्टार्टअप यानी वो सेगमेंट है जहां हम उन किसानों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि जगत में कुछ नया किया है, दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बने हैं और कामयाबी हासिल की है। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। तो आइए देखते हैं आज क्या खास है आपके लिए कृषि स्टार्टअप में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज आपको हम विशेष कार्यक्रम में जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है राशि देने का, उसके ज़रिए जो ये क्षेत्र है कैसे सुदृढ़ हो सकेगा, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। और उसके लिए हमारे साथ आपको बता दें, हरियाणा के करनाल ज़िले के एक सफल मछली पालक हैं सुल्तान सिंह जी, वो जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो सुल्तान सिंह जी हैं, ना सिर्फ इस राज्य की अगर हम बात करें हरियाणा की, बल्कि हमारे देश की बात की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए तो वहाँ एक सफल मछली पालक के रूप में इनको हर एक कोई जानता है। और इसके लिए जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि बाकी लोगों को भी आत्मनिर्भर किया। इसके लिए हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ बधाई देना चाहूँगा, ना सिर्फ दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से बल्कि तमाम जो किसान हैं उनकी ओर से भी आपको इसके लिए हार्दिक बधाई इस पुरस्कार के लिए। और जैसे जैसे देखिए ये जो पुरस्कार है ये आपको मिलता है आपके सफलता के लिए जो आपने मेहनत की है, और उसके बाद ये सफ़र जो है बिल्कुल आसान नहीं होता कि आपको जल्दी से ही जो मुकाम है वो हासिल हो जाए। किस तरह की कड़ी मेहनत यहाँ पर जो सुल्तान जी हैं उनको करनी पड़ी और कैसे एक सफल मछली पालक के रूप में इन्होंने अपना परचम जो है वो फहराया, इनकी कामयाबी की दास्तां क्या रही और आने वाले समय में किस तरह की उम्मीदें हैं इनको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये हम इन्हीं से जानेंगे, इनका अनुभव हम साझा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले सुल्तान जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम कामयाबी के सफ़र की बात करते हैं, अभी की स्थिति सबको अच्छी लगती है, लगता है कि बहुत आसानी से शायद इस मुकाम तक आप पहुंच गए। किस तरह की चुनौतियां सामने थी और कैसे आपने रुझान किया मछली पालन क्षेत्र में?
1982 से मैंने ये काम शुरू किया था। उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ थे। उस टाइम मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारों के अंदर ये काम नहीं आता था। आज से 36 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस काम को अच्छा ही नहीं मानते थे। तो मैंने अपने गाँव का तालाब पट्टे पे लिया था और वो मैंने चोरी छुप पे अपने घर से लिया था 500 रुपये लीज पे। तो जो आज शुरुआत है मेरी, वो 500 रुपये से शुरुआत है ये। और उसके बाद फिर मैंने आसपास के कोई 10-12 गांव थे जो मेरे पास, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक हमारा सिस्टम है, हर गांव के अंदर एक तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए रहता था, वो किसी काम नहीं आता था। तो उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें मतलब और नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में आया भी इसमें मछली क्यों नहीं पाली जाए। तो पट्टे पे मैंने 500 रुपये लेके उसमें मैंने NDRI करनाल से इसका बीज लेके उसमें डाला। तो पहले साल ही मेरा उसमें 22,000 रुपये खर्च हुआ। और मछली जब मैंने उसमें 1 साल के बाद निकाली तो 1,62,000 की निकली। तो 1982 में 1,62,000 रुपया वो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर था। तो उसी 1,62,000 से ये जितना भी आज 30 एकड़ में मेरा ब्रीडिंग फार्म देख रहे हैं ये है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो लगाई है मैंने उसी पैसे से, और ये जो RS लगाया मैंने उसी पैसे से लगाया। जो 1,62,000 रुपया मेरे पास उस टाइम आया था, तो उसने मेरा एक तरह से 100 करोड़ तक का काम किया है। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा सिस्टम मैंने जो लगाया है, ये मैंने घर की मदद से नहीं लगाया, कुछ मैंने बैंक की मदद से लगाया, कुछ मैंने खुद मछली में कमा के लगाया। तो इस तरीके से ये मैंने इतना इंफ्रा खड़ा किया है। तो उसके साथ जब मैंने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे लोग आने लगे, वो मेरे से इस बात को समझने लगे। क्योंकि उस टाइम नॉर्थ इंडिया में ये तो वेजिटेरियन स्टेट थी, इसमें कोई मछली भी नहीं खाता था, और पालने की बात छोड़ दो आप, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से फिर ये जब देखा ना मैंने भाई ये मछली सुल्तान सिंह तो बहुत आगे निकल गया। तो आज मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के जो बेरोजगार थे और जो SC कास्ट के थे, आज मेरे गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अच्छे उनके मकान हैं, उनसे अच्छे उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वो आज एक हाई लेवल की सोसाइटी में बैठने योग्य हो चुके हैं। तरक्की का रास्ता, हाँ, तरक्की का रास्ता तो आपने वो रास्ता दिखाया। जो उन्होंने मेरे से यहाँ के, वो मेरे पास ही खुद काम करते, लेबर का काम करते थे जी। 3-3 हज़ार में 2,500 में उन्होंने मेरे पास लेबर की है। आज वो लोग अपनी आज फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेके आज हमारे गांव के अंदर सबसे बड़े एरिया में, मतलब इस चीज़ में बहुत बड़ा नाम है भाई। सुल्तान के इतने लोग, सुल्तान के गांव संपन्न परिवार में विकसित, हाँ वो संपन्न एक तरह से इतने संपन्न हो चुके हैं जी। कई फार्मरों के बच्चे तो आज कनाडा में उनके पढ़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा संपन्न तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल सुल्तान जी, जैसा आपने बताया कि किस तरीके का सफ़र रहा, लेकिन शुरुआत में चुनौतियां भी रहीं, और अब आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काफ़ी मदद करती हैं, आगे आती हैं। उस समय क्या इतनी सुविधाएं मिल पाती थी? सर उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना के बराबर हमारे को सुविधा थी। हमने तो 20 साल तक कोई सुविधा का नाम ही नहीं देखा। सुविधा क्या चीज़ होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, बैंक की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। तो उस टाइम बहुत धक्के खाने पड़ते थे हमें। तो लोन लेने में भी हमें, अब मान लो जब जैसे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो 1 करोड़ का लोन लिया था, मेरे को 1 करोड़ रुपया घट रहा था। तो उसके अंदर मैंने 20 एकड़ लैंड मेरी, उन्होंने जितनी भी मेरी लैंड थी, बैंक वाले क्या करते थे, जितना उसके पास अपना सिस्टम होता था उसको सारे को गिरवी रख के तब वो 2 रुपये देते थे। तो आज मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा ये करूँगा कि उन्होंने इन चुनौतियों को देखते हुए और जो प्रधानमंत्री संपदा योजना बनाई है तो वो किसान के लिए एक वरदान साबित होगी, और किसानों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जितने हम लोगों ने खाए हैं। क्योंकि हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी। आज के टाइम में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इन फार्मरों के सामने किसी प्रकार की कैसी भी कोई चुनौती नहीं है। ये तो जाए बैंक से पैसा ले, डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले और हमारे से सीड ले, तो ये तो मछली पैदा करने में इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी स्ट्रगल किया तो हम लोगों ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं तो इनका बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें बना के और इतना फिशरीज के लिए इतना बड़ा बजट दे के तो इन किसानों के लिए इनको एक आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस योजना का भरपूर लाभ ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो जाना आपने किस तरीके से
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो अब अपना हम कह सकते हैं कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सरकार ने भी इस बार अपना कदम आगे बढ़ाया है और सुल्तान जी की तरह आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कई सारे सुल्तान जो हैं वो हमें नज़र आएंगे देश के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, जो कि मछली पालन क्षेत्र को इतना सशक्त करेंगे कि देश आत्मनिर्भर हो सके। फिलहाल यहाँ पर सुल्तान जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और उससे पहले क्योंकि जो हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री, उससे आपको सम्मानित किया गया था, उसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई तमाम किसानों की ओर से और दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहें आप कृषि दर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में हमारा मकसद होता है पशुपालन और कृषि संबंधी, यानी नई नई कौन कौन सी तकनीक है, इसके अलावा कौन कौन सी अच्छी फसलें आप ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। तो आज फार्मिंग इंडिया में हम आपको क्या बताने वाले हैं, आइए डालते हैं उसी पर नजर। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट किया और 20 लाख करोड़ पैकेज में से 1 लाख करोड़ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपया की पैकेज दिया गया, इससे कितना फ़ायदा हुआ, इस सेक्टर को कितना उन्नयन हुआ, इसी से रिलेटेड बात करने के लिए मेरे साथ अश्वनी कुमार सिंह जी हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर अगर हम इस पैकेज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपये, सर इसको सीड्स की अगर हम बात करते हैं, मैकेनाइजेशन की हम बात करते हैं, सर इसमें कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, जहाँ तक बीज का संबंध है, बीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट है जिससे कि जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है फसल की वो काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। हमारा ये संकल्प है कि हम किसानों को उच्च कोटि का बीज प्रदान करें। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का फंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर ज़िले में एक सीड टेस्टिंग लैब बनाने के लिए। ये लैब 583 लैब बनेंगी पूरे भारतवर्ष में, जिससे कि कोई भी किसान अपने किसी भी बीज को जो है टेस्ट करा के ये पता कर सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। किसान 40% बीज अपना स्वयं रखा हुआ बीज इस्तेमाल करता है, उस बीज की भी महत्ता को पहचान सकता है टेस्ट करा के कि वो बोने के लायक उसका है या नहीं है। तथा जो कंपनियां बीज बेच रही हैं उनकी वो भी गुणवत्ता को वो जांच करके पता कर सकता है कि वो कंपनियां उसको सही बीज दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है कि जिससे कि किसान को हो। दूसरा बड़ा योगदान जो है सीड स्टोरेज का है। अगर हर ज़िले में प्रॉपर सीड का स्टोरेज होगा तो किसान को फसल की बोने के से 2-3 महीने पहले से वहाँ पे बीज की उपलब्धता होगी, जिससे किसान को
सस्ते दर वाला सरकारी बीज उपलब्ध होगा और किसान उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की शंकाएं पहले आई हुई हैं कि जो बीज है वो बहुत लेट आता है, जिससे किसान मजबूर होकर बाज़ार से बीज खरीदता है। वर्तमान सरकार ये व्यवस्था में लगी है कि किसान के पास बीज समय से उपलब्ध हो, उच्च कोटि का बीज हो, जिससे किसान की उपज बढ़े और किसान को कम से कम इनपुट कॉस्ट आए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि किसानों को अगर बीज चाहिए तो उसको आसपास में एक स्टोरेज हो जहां से वो खरीद सकता है, आसानी से खरीद सकता है। क्या इस स्टोरेज के लिए सरकार कुछ फंडिंग कर रही है? क्या इसके लिए कुछ योजना है? सरकार करीब 530 ग्राम पंचायत लेवल पे स्टोरेज बनाने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए फंड दे चुकी है, जिसमें 60 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है या किसी एफपीओ या सोसाइटी के माध्यम से। सरकार का ये मत है कि अगर स्टोरेज सीड का वहीं पे गाँवों में होगा तो उसकी उपलब्धता रहेगी और किसानों को आसानी से वो बीज उपलब्ध होगा। सरकार प्राइवेट स्टोरेज को भी 1.5 करोड़ तक का जो है वो एक रियायत देती है, जिससे कि लोकल लेवल पे भी सीड स्टोरेज का प्राइवेट इंडस्ट्री को लाभ मिले और वो लाभ फिर वो किसानों को पहुँचे। सर, अभी जैसे आपने बताया कि इसके क्वालिटी, हम सीड्स क्वालिटी को जो देखते हैं कि बहुत सारे जो आपके स्टेट्स है, ख़ास तौर से एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सर सीड्स अच्छे क्वालिटी के हैं और अच्छा उसको विदेश में भी मांग है। लेकिन वहीं अगर हम आपके पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं और कुछ नॉर्थ इंडिया के भी कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर सर कुछ अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं है, गुणवत्तापूर्ण बीज के वहाँ पर अवेलेबिलिटी जो होता है नहीं है, तो वहाँ पर सर किसान बहुत जो अपना परंपरागत जो खेती करते हैं, जिस सीड्स को यूज करते हैं उसी को सर वो बोते रहते हैं प्रत्येक साल। जी, तो अभी क्या वहाँ के लिए कोई सर प्लानिंग वगैरह कुछ है? हमने पिछले 2-3 सालों से ये कोशिश की है, एक सीड रोलिंग प्लान बनाना शुरू किया है कि हम नई वैरायटी जितनी भी आईसीआर की जो निकलती हैं उनकी डिटेल जो है, उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, इसको सारे राज्य सरकारों को देते हैं। फिर राज्य सरकारों को कहते हैं कि वो इसके लिए जो ब्रीडर सीड बनता है, आईसीआर बनाता है, उसके लिए वो इंडेंट करें। उसकी 3 से 4 मीटिंग हम लेते हैं और ये फोकस करते हैं कि नई वैरायटीज़ का सीड ही ब्रीडर सीड के रूप में इंडेंट किया जाए और 10 साल से नीचे की वैरायटी को हम डिस्करेज करते हैं कि उसको न लगाया जाए। नई वैरायटी के आने से जो है किसान को एक अच्छा उत्तम कोटि का बीज मिलेगा, प्लस जो है उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। आईसीआर ने करीब पिछले 5 साल में 1000 नई वैरायटी बनाई है जो कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं और जो वातावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको सहने की क्षमता वाली वैरायटी हैं, चाहे वो तापमान को लेके हो, चाहे ज़मीन की सॉइल सैलिनिटी को रिलेटेड हो, चाहे दूसरे फैक्टर को रिलेटेड हो। ये नई वैरायटी आने से जो है किसानों को बहुत लाभ मिलेगा तथा इसके साथ जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी निकली है उसमें आयरन और जिंक का कंटेंट को बढ़ाया गया है, जिससे स्वास्थ्य में भी उनको लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं आप जरूर उनका लाभ लेंगे। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।